दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वह धर्म ध्वजा जो है का ध्वजारोहण हुआ। पूरा देश इसमें खुशी मना रहा था। मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उसी बीच खबर आती है कि गोंडा में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम कर रहे बूथ लेवल के ऑफिसर विपिन यादव ने एक पदार्थ खा लिया। क्योंकि यूट्यूब हमको कुछ शब्द बोलने की आजादी नहीं देता है, उस पदार्थ को खाने के बाद उनका जीवन नहीं बचाया जा सका। काफी बड़ी कोशिश हुई। गोंडा से लेकर एडीएम साहब इलाज कराने के लिए लखनऊ आए, लेकिन केजीएम में पहुंचते पहुंचते उनके शरीर में जान नहीं बची थी। अब गोंडा में एक नया खुलासा हुआ है। जान गंवाने वाले बीएलओ विपिन यादव के पिताजी ने और उनके साले साहब ने बयान दिया है तमाम चैनलों के सामने, कैमरों के सामने, कि वहां के एसडीएम दबाव डाल रहे थे कि दलित पिछड़ों का वोट काटो और जनरल कैटेगरी को लोगों का वोट जोड़ो। तो बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन आरोप तो बड़े गंभीर है। तो इस मामले पर हमसे चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के सैन्य प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल शरद सरन साहब हैं। शरद सरन साहब, यूट्यूब कहता है कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते, आप इस तरह से बोलते हैं कि उसने अपनी जान खुद ले ली। आप समझ गए? इसके अलावा किसी शब्द का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो भारत सरकार की वजह से यूट्यूब उस पर कैंची चला देगा। तो विपिन यादव की जो घटना हुई और उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी और उनके साले साहब, कि बीएलओ के ऊपर आरोप था एसडीएम साहब का कि तुम जो है दलित और पिछड़ों का वोट काटो। पाठक जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा जय हिंद। आपने एक अच्छे विषय पे बात की है और ये घटना सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं और भी जगह से लगातार आ रही है। माफ कीजिएगा सर, ये अच्छा विषय नहीं है, ये बड़ा दुखद विषय है। क्योंकि सिर्फ विपिन यादव की बात नहीं है, विजय वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती, परिजन आरोप लगाते हैं कि उसके सुपरवाइजर का आरोप है। फतेहपुर में एक तहसीलदार जान दे देता है कि माफ कीजिएगा, तहसीलदार कह रहा हूं, एक लेखपाल की जान चली जाती है, इसी लेखपाल की जान चली जाती है, वो भी इसी तरह के आरोप पे कि उसके ऊपर दबाव था। तो ये अच्छा विषय नहीं है। ये क्या हो रहा है? वोट रिवीजन का जो काम चालू हुआ उत्तर प्रदेश में, उसका जिस तरह की खबरें और जिस तरह का असंतोष हो रहा है, वो तो बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम और आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मजबूर हैं, क्योंकि हम आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वोट निरीक्षण का काम कर रहे हैं, 1,62,000 शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक हैं, उनको न्याय मिल सके। पाठक जी, मैंने पूरा ये डेटा टेबुलेट करके रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ किस किस बीएलओ का किस वजह से जीवन से मुक्ति हुई है। फिर भी आपने जो पर्टिकुलर नाम लिया, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आपने विपिन का नाम लिया, गोंडा में सर्विस करता था ये लड़का और जौनपुर का रहने वाला था, पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। अब उसकी पत्नी ने विपिन का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, उसको रिलीज किया है। और जो प्रशासन है वहां का, गोंडा का, उसका कहना है ये कि ये संदिग्ध है। मतलब उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को, एक वीडियो स्टेटमेंट को भी संदिग्ध बताया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आजकल शासन और प्रशासन ये कहता होगा कि कोई ईश्वर के पास जाना चाहता है तो जबरदस्ती प्रशासन का बहाना बनाता है, जबकि अपनी इच्छा से जाना चाहता है। शायद ये उनका सोच होगा। आपने वर्मा जी की बात कही, उसका भी मलियाबाद का किस्सा है। और जो सुधीर कुमार एक कोरी जी हैं, उनका किस्सा है, वो लेखपाल हैं फतेहपुर के, उनका भी ऐसे ही है। जी जी, फतेहपुर का।
मुद्दा ये है कि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पाठक जी। आप कम से कम माने या ना माने, लेकिन आम जनता आज की तारीख में मान चली है कि उत्तर प्रदेश में सरकार अब शासन से नहीं चलती है, प्रशासन से चलती है। और कम से कम मेरी याद में ऐसे मैं 5 नाम नहीं बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, जिनकी अपने क्षेत्र में वास्तव में कोई बखत हो और उनके कहने से प्रशासन, उनके दबाव से कोई काम करता हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें सांसद और विधायक और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है प्रशासन, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये स्वयं में बहुत बड़ा उदाहरण है कि पूरी शासन तंत्र को अब प्रशासन का तंत्र चला रहा है। शासन का इसमें कोई बहुत अधिक रास्ता बचा नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं, सूचना विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के आस-पास कुछ ऐसे चेहरे हैं, कोई रिटायर होने के बाद भी दोबारा री-अटायर करके उनको जोड़ा गया है। किसी-किसी को निष्कासित बोल दिया, निष्कासित कर दिया गया, उस पे जाँच चल रही है, उसको वापस ऑफिस में बिठा रहे हैं। तो सब मिला के एक ऐसा तंत्र, एक पूरा इकोसिस्टम बन रखा है। कुछ लोगों की कोटरी है जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसी तंत्र के सहारे ऊपर के सेक्रेटरी से लेकर के नीचे के थानेदार और लेखपाल तक बिल्कुल चिह्नित तरीके से, जातिगत लेकिन तरीके से सब जगह पोस्ट हो रहा है। मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि जी, जी, मेरा जी, जी, सवाल बिल्कुल। ये है सर, मुद्दे मुद्दे जी, पे आइए जी, सर, कि जी, मैं वही विपिन यादव के पिताजी ने, विपिन यादव के साले साहब ने जो आरोप लगाया, साले ने तो बकायदे बाइट दी है और वो चल जी। भी रहा है ट्विटर पे, कॉपीराइट के चलते हम चला नहीं सकते हैं, कि जीजा जी ने उसको फोन करके बताया कि एसडीएम साहब दबाव डाल रहे हैं कि भाई सवर्णों का नाम रखो और दलितों पिछड़ों का नाम काटो। तो बड़ा गंभीर आरोप है। मैं आपको यहीं पे लेके आ रहा था, बट बैकग्राउंड बताना चाहता था और ये बताना चाहता था कि जो पूरा प्रशासन तंत्र है, वो जातिगत भावना से दूषित ही नहीं है, वही शासन चला रहा है उत्तर प्रदेश का, उसका बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उसकी परिणति ये है कि जो प्रशासनिक महकमा है, उसमें पीडीए का जितना भी कर्मचारी है, उस पे बहुत, बहुत ज़्यादा व्यावसायिक और मानसिक दबाव है। और आप जानते हैं कि सरकारी जीवन में अगर आपके सीनियर आपको हैरेस करना चाहें, तो उनके पास इतने सारे हथकंडे हैं कि आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाएँगे कि आपको हैरेसमेंट हो रहा है। बस यही बताया जाएगा कि आपको असाइन टास्क दिया, आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। अब बताइए, एक मैंने बीएलओ का पढ़ा कि उसके मुझे लगता है ये लेखपाल का भी, अरे बहुत अच्छा, ये जो फतेहपुर के लेखपाल हैं, आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा कि इनकी शादी होने वाली थी और 1 दिन पहले इनका ईश्वर से मिलाप हुआ है, इनकी इच्छा से हुआ है। तो आप सोचिए किस तरह का दबाव होगा कि एक नहीं नहीं, लेखपाल ये शादी के 1 दिन कर्नल पहले चला कर्नल जाता है। कर्नल साहब, आप तो आर्मी में कर्नल रहे हुए हैं, मैं जी, भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा जी, तो नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। जी, जी, जी। जांच के पहले ही अधिकारी बोल देते हैं हाँ, कि तो वो तो पारिवारिक का, जिलाधिकारी ने भी बताया है। जिलाधिकारी अब ने अभी बता दिया है। वीडियो को फर्जी बता दे रहे हैं, किस लैब में जांच हुई है, कब वो वीडियो, किस अदालत ने माना है कि ये भाई, ये फैसला तो अदालत करेगी ना सबूत को देख के। मैं माफ़ी जैसे चाहता हूँ पाठक जी। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग हकीकत से थोड़ा दूर हैं। आज के वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में प्रशासन से लड़ने की हैसियत नहीं है किसी की पाठक जी। संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की हैसियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की हैसियत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी तरीके से सिंचित है ये पूरा भ्रष्टाचार, सीधा कंट्रोल्ड है सारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर, आप तो जानते हैं। उप मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं है किसी एक आदमी का ट्रांसफर या पोस्टिंग कर दें। ये पूरा सेंट्रलाइज़ इकोसिस्टम है और इसमें पीडीए का जितना भी समाज है जो सरकारी जीवन में जी रहा है, उससे बहुत सारे दबाव डाले जा रहे हैं, बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं। और अगर आप एसआईआर की बात करेंगे, तो एसआईआर में तो ये हालत यहाँ तक पहुँची है पाठक जी, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1,60,000 बीएलओज़ को संबोधित करते हुए खुला पत्र लिखा है, ये देखते हुए कि किसी गरीब घर का बच्चा ईश्वर के पास ना चला जाए दबाव के लिए, तो कम से कम विपक्ष को उसका हाथ पकड़ना होगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद प्रशासन ही द्वारा लगातार अनवरत उत्पीड़ित हैं। आप बताइए, अच्छे खासे सरकारी जीवन में कौन नवयुवक,
कौन अधेड़ उम्र का व्यक्ति, कौन शादीशुदा व्यक्ति, बाल बच्चों का, माता पिता का, कौन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर के पास चला जाएगा और प्रशासन कहेगी कि वो अपनी मर्जी से चले गए होंगे, जो वीडियो है वो फर्जी है। आप साबित नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कर्मचारी को ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि उसने जो भी गलत कदम उठाया है, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रशासनिक महकमे का दबाव था और अनाचार के कर्म करने के अरे वो लिए, तो गलत चला काम गया करने सर, वो के कहाँ से लिए प्रूफ, वो कहाँ से साबित कर पाएगा, वो तो चला गया सर, अब वो पत्नी और कहाँ से बच्चों है? की बात पत्नी और जहाँ तक पत्नी और बच्चों और परिवार की बात रही पाठक जी, तो 2-4 दिन में शांत कर दिए जाएँगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत हतोत्साहित मन से बोल रहा हूँ। 2-4 दिन में शांत कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा कोई उनकी उनके इकोसिस्टम का जाति व्यवस्था में उनका कोई है, तो यहाँ लखनऊ बुला दिया जाता है, एक चेक दे दिया जाता है, उसके बाद शांत कर दिया जाता है कि ये चेक रख लीजिए वरना ये भी वापिस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं जो चैतन्य समाज है, जो चैतन्य पत्रकार हैं, जो चैतन्य सामाजिक जीवन में लोग हैं, जो राजनैतिक दल हैं, जो विपक्ष में एक मजबूती के साथ खड़े होके अपनी बात कह सकते हैं, उनको सबको आज एक साथ आना पड़ेगा। अगर एक साथ नहीं आएँगे तो ये कैसे बचेगा? आप एसआईआर पे लगातार देख रहे हैं, ये अधिकांश घटनाएँ तो एसआईआर के दौरान हो रही हैं। और वो लगातार बीएलओज़ कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर 1200-1300 लोगों का डेटा कोलेक्ट करना, उनको फॉर्म देना, भरवाना और जमा करना और उसमें जितनी दिक्कतें आ रही हैं, 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, 2025 की कहीं की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है तो टैबुलेट नहीं हो रही, उसका नाम नहीं निकल रहा है। कैसे करेंगे आप बताइए? और आप उनके बाद वोटर्स को बोल रहे हैं कि 2.5 बाई 2 सेंटीमीटर की व्हाइट बैकग्राउंड में कलर्ड फोटो दीजिए हम्म। और आप बीएलओ को बोल रहे हैं कि फॉर्म जमा कीजिए, गाँव वाला बोलता है हम फोटो कहाँ से खिंचाएँ? तो ये दबाव किसके पास है? क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि गाँव-गाँव बीएलओ जाए, कैमरे से फ़ोटो ले और उसके प्रिंट आउट लेके निकाले? आप भी जानते हैं गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनकी ₹100-50 रोज़ की इनकम नहीं है, वो बाज़ार से जाके कलर्ड फ़ोटो लेके आएँगे और उसके बाद भी आप बोलेंगे इसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो ये फिट नहीं है। फिर आप बोलते हैं इसका साइज़ ठीक नहीं है, 2.5 बाई 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। गाँव वाले कितने लोग जानते हैं वो 2.5 बाई 2 सेंटीमीटर की फ़ोटो बनवानी है? मैं ये बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो ये है, पिता का नाम नहीं है तो ये है, माता का नाम नहीं तो ये है, 2025 में है, 2003 में नहीं तो ये है, 3 में भी है तो 25 में भी है तो ये है और दोनों में नहीं है तो ये है। जनमानस में कितने लोग परिपक्व हैं? मैं एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जब आप एसआईआर पे आ गए हैं। पाठक जी, एक मूल हम्म। भावना समझ लीजिए। देश हम्म। में लोकतंत्र के बाद जो संवैधानिक संस्थान बनाए गए हैं, उसमें चुनाव आयोग का एक लाइन में ज़िम्मेवारी थी। उनका हम्म। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम था कि देश के जनमानस को देश की चुनावी प्रक्रिया में सहभागी बना करके उनके द्वारा चिह्नित और चयनित सरकार की स्थापना। बस सिर्फ़ इतना काम था चुनाव आयोग का। और आज की तारीख में चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग ने ये बोल दिया है कि सारी लिस्ट कैंसल। आज की तारीख में कम से कम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर जो थे वो शून्य हैं। ये चुनाव आयोग ने कहा है। और ये आप उसके नई बाद बात उन्होंने बता रहे हैं, आप नई जी, बात बिल्कुल। बता रहे हैं कि जी, जी। मैं अब थोड़ा-सा मुझे तक, समय दें, मैं इसको विस्तार के नहीं साथ व्याख्या आप करके तो बता नई बात दूँगा आपको। बता रहे हैं सर जी। कि अगर मेरा वोटर कार्ड है तो आज की डेट में स्टैंड कैंसिल है। आप आज की तारीख में वोटर नहीं हैं, मैं आज की तारीख में वोटर नहीं हूँ पाठक जी, हमें ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। अरे अगर हमने फॉर्म अगर हम आज की तारीख में जो 15 करोड़ उत्तर प्रदेश का वोटर है, उसको ये बोल दिया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में आप फॉर्म भरिए, 4 तारीख से पहले भरिए और 9 तारीख की लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। उस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप वोटर हैं या नहीं हैं, अभी तो नहीं हैं और 9 तारीख को ये पता चलेगा कि आप हैं या नहीं हैं और अगर 9 तारीख की लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, उसके बाद आगे की बात करिए। फिर फॉर्म 6 भरिए, 7 भरिए, 8 भरिए। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दायित्व चुनाव आयोग का मतलब था ये एक कि नई उन जानकारी दी है दर्शकों, समझिए कर्नल शरद सरन जो समाजवादी पार्टी के सैन्य प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपका, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही है, तो आप इस गलतफहमी में हैं। अगर 4 दिसंबर तक आपने फॉर्म भर के अपना नहीं दिया तो 9 दिसंबर को जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को, मतदाताओं को पता ही नहीं है कि एसआईआर चल रहा है क्या क्या नहीं है, क्योंकि आम आदमी
इतना ज्यादा व्यस्त है रोजी रोटी कमाने में, सुबह निकलता है, रात को 10 बजे लौटता है, उसकी पत्नी भी कहीं काम कर रही होती है, बच्चे भी कहीं कोचिंग में जा रहे होते हैं। कई अभी एक शिप्रा मौर्य का एक शिक्षा मित्र का वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, वो रो रही है कि साहब हम स्कूटी चलाना नहीं जानते हैं, हम ई रिक्शा करके जा रहे हैं, लोग रात को 3 बजे हमको फोन करते हैं कैसे फॉर्म भरना कैसे नहीं भरना है। और उसकी लखनऊ में लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात हुई है और वो रो रही थी शिप्रा मौर्य शिक्षा मित्र, तो उसका 3 साल का बच्चा उस शिक्षा मित्र का आंसू पोंछ रहा था। एक महिला सरकारी कर्मचारी बीएलओ का है, पाठक जी मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा था, उसने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। इतना मानसिक दबाव था इस वजह से। एक नहीं दो है सर, नोएडा की 2 है। अब आप भी पाठक जी इसी प्रदेश के हैं, मैं भी इसी प्रदेश का हूँ। आप भी जानते हैं आज की तारीख में सरकारी नौकरी लगना समुद्र में से सुई ढूंढ के निकालने के बराबर है। और अगर कोई महिला अगर सरकारी सेवा से अपना इस्तीफा देती है तो आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद रास्ते क्या बचे, या तो इस्तीफा दे और या शायद कुछ गलत कदम उठाए। तो उसने गलत कदम उठाने के बजाय अपने बाल बच्चों की सहूलियत को देखते हुए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है। मैं एसआईआर को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा पाठक जी, इसमें 2-3 बहुत बहुत खतरनाक इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस पे लगातार चर्चा मैं देख रहा हूँ पटलों पे नहीं हो रही। दूसरी बात, आपने ये नोटिस किया पाठक जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख बूथ हैं। पहले आपको याद होगा चुनाव होता था तो हम अपना चुनाव पे बस्ता लगाते थे और बक्से के साथ एक ना कोई चुनावी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी का खड़ा होता था जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी। हाँ, बूथ का एजेंट आपका होता था, ठीक है। अब आप देख लीजिए चुनाव आयोग ने क्या कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है सरकार देगी बीएलओ और राजनीतिक दल देंगे बीएलए। तो बीएलओ को तो तनख्वाह सरकार देगी और बीएलए को पैसा कौन देगा? बीएलए मतलब कोई जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टी के, एक तो बूथ लेवल ऑफिसर हो गया, वो सरकारी कर्मचारी है, और एक उन्होंने बोला राजनीतिक दल के बीएलए भी होंगे। तो बीएलओ को तो सरकार तनख्वाह दे रही है, जो बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दल लगाएंगे उनका पैसा कौन देगा? आप काम तो उनसे भी वही कह रहे हैं। दूसरा आप क्या कह रहे हैं? ये मतदाता पुनरीक्षण में वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी अपना बीएलए भी दे दे। जी, और इतना ही नहीं पाठक जी, उन्होंने ये भी बोला है कि जो हम सेंट्रली राजनीतिक दलों को सूचना देते थे, हम राजनीतिक दलों को कोई सूचना नहीं देंगे। हम ये सूचना बूथ लेवल पे जो आपने बीएलए अपॉइंट किया है, हम उस बीएलए को देंगे। अब इसका रिपरकशन समझिए पाठक जी, इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लगभग 2.25 लाख बूथ हैं। तो पहले तो किसी राजनीतिक दल को 2.25 लाख बिना तनख्वाह के समाज सेवक उस राजनीतिक विचारधारा के ढूंढने पड़ेंगे जो सुबह से लेकर के शाम 365 दिन बिना तनख्वाह के उस पार्टी के लिए काम कर सके, क्योंकि हमारे राजनीतिक दलों के जो चुनावी खर्चे हैं उसमें इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 2.25 लाख बीएलए 365 दिन के लिए एम्प्लॉय करें। दूसरी बात, चुनाव आयोग से जो भी सूचना होगी वो इन्हीं 2.25 लाख एम्प्लॉइज को जाएगी, राजनीतिक दल को नहीं मिलेगी। और जो भी सूचना मिलेगी वो बूथ स्तर की मिलेगी, प्रदेश स्तर की नहीं मिलेगी। यानी हर बूथ की स्तर की, बूथ लेवल तक की सूचना तक सीमित किया है। और अगर आपके पास अपॉइंटेड बीएलए नहीं है तो आप भले ही रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हो, आपको उस बूथ की वो सूचना भी नहीं मिलेगी। पहले तो ये पहाड़ देख लीजिए। दूसरी बात, चलिए समाजवादी पार्टी, ये फैसला कब लिया गया है? ये इसको थोड़ा सा हो गया है। एसआईआर के थोड़े ही पहले जो उनकी गाइडलाइंस आई हैं उसमें उन्होंने बोला है कि हम जो भी सूचना देंगे वो बूथ स्तर पे देंगे, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पे नहीं देंगे। तो आप बूथ पे अपना आप इंडिविजुअल एक अपॉइंट करिए, हमें उसका ब्यौरा सूचित करिए आधिकारिक तौर पे, उस बूथ की कोई भी जानकारी चुनाव आयोग उस बूथ के एजेंट को देगा। मतलब वो सरकारी कर्मचारी बिना तनख्वाह का है। आप सोचिए उससे क्या काबिलियत की अपेक्षा चुनाव आयोग कर रहा है। दूसरी बात, पाठक जी, समाजवादी पार्टी लगभग 3-3.5 दशक से समाजवाद के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जनता का बहुत साथ मिला है। आर्थिक साधन, मनोबल, आत्मबल, परिश्रम, पसीना, इससे गांव-गांव लोग हमारा सहयोग करते हैं। तो हम जैसे तैसे 2.25 लाख बीएलए मान लीजिए जुटा चुके हैं या जुटा लेंगे, या हमारा अनवरत संघर्ष रहता है उनको बदल-बदल के एक्टिव 2.25 लाख बीएलए रखने का। अब आप कल्पना कीजिए
क्या स्वतंत्र चिंतनशील लोग चुनाव नहीं लड़ते? क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं होते? क्या छोटी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती? तो कोई छोटा दल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2.25 लाख लोग कहाँ से मोटिवेट करेगा, जो उनकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के साथ चलते हों, उनके सपोर्ट में हों और 365 दिन उनके लिए काम करें, चुनाव आयोग के संपर्क में रहें और चुनाव आयोग का जो भी नया पॉलिसी निकले या गाइडलाइन निकले, उससे अपने कैंडिडेट को सूचित करें। तो जो इसका लबो-लुआब निकलता है पाठक जी, एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सामने रख के छोटे दलों को और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को और जो छोटे-छोटे लेवल पे नव चेतना फैलाते हैं, राजनैतिक हिस्सेदारी लोग करते हैं, उनको साफ कर दिया है और इस देश को कहीं न कहीं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरफ 2-3 पार्टी तक सीमित करने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। ये मैंने आपको 2 परिप्रेक्ष्य बताए। और चुनाव आयोग की जो पूरा एसआईआर की एक्टिविटी है पाठक जी, इसकी अगर आप तुलना करेंगे तो प्याज से करिए। आप पहला पतला-सा सूखा लेयर उतारेंगे, उसके नीचे उससे ज़्यादा नमी वाला, उससे ज़्यादा मोटा छिलका निकलेगा और उसको उधेड़ेंगे तो उसके नीचे और ज़्यादा नमी वाला और ज़्यादा मोटा छिलका निकलेगा। तो जो ये एसआईआर हो रहा है, मैं आपको आज आपके माध्यम से जनमानस को बोल देता हूँ, 4 तारीख को समाप्त होगा। हालाँकि हमने 3 महीने और बढ़ाने के लिए बोला है। मुझे नहीं लगता ये मानेंगे। तो 9 तारीख को लिस्ट निकलेगी और जो ये लिस्ट निकलेगी, ये अंत नहीं है। एक अगले छिलके की शुरुआत है और ये 15 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। आप देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी एक छिलका उतारेंगे, दूसरा, दूसरा उतारेंगे, तीसरा और ऐसे ही घटनाक्रम होते रहेंगे। तो अंततः परिणति क्या हुई पाठक जी? हमारे अंबेडकर साहब ने बोला है कि देश में लोकतंत्र आ गया है, हम राम राज स्थापित करेंगे, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबका एक वोट होगा, ये ही है समानवाद और राम राज में सबका बराबर सम्मान। और अंततः परिणति क्या हुई? एक आदमी और एक वोट के ही अधिकार पर सीधा-सीधा एसआईआर का चोट है। एक तरफ तो जो चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी थी कि वो आपका वोट घर-घर जाके बनाए, अब वो ज़िम्मेदारी नागरिक को दे दी गई है कि वो अपना वोट चुनाव आयोग के पास जाके बनवाए। तो अब ये ज़िम्मेवारी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप वोट डालेंगे, सरकार बनाने में लोगों को चुनेंगे, देश की सरकार चुनेंगे, इस ज़िम्मेवारी से आम आदमी को अलग किया जा रहा है। तो जिस रामराज को अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने स्थापित किया था, एक व्यक्ति एक वोट, उसको ही निपटाने का रास्ता बनाया जा रहा है। छोटे दल, छोटे प्रत्याशी, इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों का रास्ता लगभग बंद कर दिया गया है। अब 1-2 पार्टियाँ देश में होंगी, वही चाहे फ़कीरे बोल ली चाहे सकीरे बोल लीजिए, कभी फ़कीरे, कभी सकीरे, कभी फ़कीरे, कभी सकीरे, बाकी आपके ऑप्शन समाप्त हो गए। और जब ऑप्शन समाप्त होंगे पाठक जी तो एक और सुन लीजिए क्या परिणति होगी। अरुणाचल प्रदेश का खाना-पीना, रहना, ओढ़ना, बिछाना, सोचना, सब विचारना, अलग। करना और तमिलनाडु का और गुजरात का और उत्तर प्रदेश का और जम्मू कश्मीर का, जब 2 ही और 3 दल बचेंगे, तो अरुणाचल मध्य प्रदेश का, मणिपुर का, नागालैंड का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर का, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन आएगा कहाँ से? कोई आवाज़ सुनेगा कहाँ से? जो क्षेत्रीय अस्मिता की बात होती है, क्षेत्रीय हक अधिकार की बात होती है, क्षेत्रीय मुद्दों की बात होती है, उनको लोकसभा में जब कोई पहुँचेगा नहीं तो वहाँ आवाज़ कैसे पहुँचेगी? और लोकतंत्र के मंदिर में अगर बात नहीं पहुँचेगी, तो उसपे कानून कहाँ से बनेंगे? कानून नहीं बनेंगे तो वो कल्याण कहाँ से होगा? तो जो हम बात कहते हैं, इंडिया की जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में ताकत कहलाती है, कि जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, वही इंडिया को एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाती है। तो इस गुलदस्ता पे भी हमले को स्वीकार कर लीजिए पाठक जी। और ऐसे मैंने 3 लेयर उतारी हैं अभी। आप उतारना चाहेंगे तो नई से नई लेयर चिंतनशील लोग लगातार इसका एनालिसिस कर रहे हैं एसआईआर का और विश्वास कीजिए हर 2-4 दिन में एक नया छिलका मिल रहा है। मैंने सिर्फ 3 आपके सामने पेश किए हैं। जी। लेकिन ये तो आप जो बता रहे हो तो पूरी तरह मुझे लगता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म करने की सोची समझी योजना है। और और जो किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप बता यही रहे हैं कि सिर्फ देश में 2-3 बड़ी पार्टियां रहेंगी, रीजनल पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है सर को लेकर। जी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। एक सवाल और पूछना था कि चर्चा सुनने में कहीं आ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी घोषणा की है क्या कि जिन लोगों ने, जिन बीएलओ ने अपनी जान दी है या जिनकी जान गई है,
उनको समाजवादी पार्टी कोई आर्थिक मदद देने वाली है, जा रही है? मैं असल में आज एक पार्टी के कार्यक्रम में थोड़ा व्यस्त था पाठक जी। अभी शाम को वापस आया हूँ तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनमानस को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। कहीं गरीब गुरबे के किसी के घर में किसी भी तरीके की अनहोनी हो, कोई व्यक्ति ईश्वर के पास चला गया हो, कोई गरीब गुर्बत में हो, बच्चों को पढ़ा ना पा रहा हो, कोई ऐसा गरीब हो जिसकी इलाज की वजह से शरीर पे हानि की या प्राण के ऊपर खतरा हो, ऐसे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पिछले लगभग 9 साढ़े 9 साल से कहीं न कहीं जितनी हमारी हैसियत है, हमारे नेता उससे बड़ा दिल करके लगातार मदद करते हैं। और कहीं-कहीं तो ऐसी घटनाएँ हुई हैं पाठक जी, 100-100, 150 लोग ईश्वर के पास चले गए। उन्होंने नेताओं के प्रतिनिधि मंडल बना के चेक के माध्यम से पैसे, आर्थिक मदद और मनोबल के लिए उनकी पीड़ा बाँटने के लिए नेताओं को उनके घर भेजा है। तो अगर बीएलओज़ के विषय में अगर ऐसी कोई बात अगर कही हो पाठक जी, तो मैं पूरी तरीके से बिना पढ़े इसको स्वीकार करता हूँ। हालाँकि इतना ज़रूर जानता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे नेता ने बोला है जो इस तरीके के पाप और प्रताड़ना हुई है, चाहे किसी का मकान गिराया हो, चाहे किसी को मजबूरी में ईश्वर के पास जाना पड़े, चाहे शासन का व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो, उसको बुक में लाएँगे और जो लीगल एक्शंस हैं, वो सरकार प्रायोरिटी पे लेगी और उसके लिए हम अलग एक इकोसिस्टम बनाएँगे, ताकि कम से कम भविष्य में कभी प्रदेश में ऐसी स्थिति ना हो कि कोई सरकार आए, इस तरीके के पाप करे और सरकार जाने के बाद सब फाइलें निपटा के चली जाए। यह नहीं होने देंगे। तो जो अगर बीएलओज़ के साथ जो भी दुर्भावना या दुर्घटना हुई पाठक जी, इनके सिर्फ़ आर्थिक मदद की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं इनको कानूनी और जो पारिवारिक और भी सहारे हैं, उनके लिए भी समाजवादी पार्टी कटिबद्ध रूप से सरकार बनने के बाद उनको न्याय भी दिलाएगी। इसके लिए भी हम काम करेंगे। जी। चलिए सर, अभी हम आप डिस्कशन कर रहे थे तब तक एक और दुखद खबर है। बरेली में एक बीएलओ सर्वेश गंगवार बीएलओ का काम करते-करते अचानक गिर पड़े और फिर वो दोबारा उठे नहीं, यानी उनका शरीर निर्जीव हो चुका था। तो तो पाठक जी फिर आप एक बात तो मानेंगे, मैं सॉरी मैं चौथी इंटरप्ट कर रहा हूँ बट चौथी जान गई है विजय वर्मा लखनऊ में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, विपिन यादव, घनश्याम कोरी फतेहपुर और ये जो है सर्वेश गंगवार, ये वो हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, क्योंकि याद करिए पंचायत चुनाव में भी 2021 में कोरोना की सेकंड वेव में सरकार ने पंचायत चुनाव कराए थे, उसमें 1400-1500 लोगों की जानें गई थी और लोग ये कह रहे थे कि ज्यादा लोगों की जान गई थी। जी पाठक जी आपने इसमें एक चीज और नोटिस की होगी, जो मैंने शुरुआत में आपके प्रस्तावना के बाद जो पहला पक्ष रखा था, मैं उसी को थोड़ा उसमें जोड़ना चाहूंगा। ये जो सब मिला के जिनकी प्रताड़ना चल रही है ना पाठक जी, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे गरीब गुरबा हो, चाहे किसी की झोपड़ी हो या मकान हो, इसमें से अधिकांश केस पीडीए के अंडर आते हैं। और अगर आप पीडीए को जातिगत या धार्मिक भावना से देखते हैं, तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि इसके कई रूप हैं। एक है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है पाठक जी, जो पीड़ित हैं, द्रवित हैं, अपमानित हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हों, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, कायस्थ भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है। अगर वो प्रताड़ित है, तो वो पीड़िए में है। हम उसके न्याय के लिए सत्ता में आने के बाद सिर्फ न्याय ही नहीं करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर उसको भरपाई करने का कुछ हो सकता है, तो हम उसकी भरपाई भी कर सकेंगे। ये मैंने इसलिए कहा कि आप यादव बोल रहे हैं, वर्मा बोल रहे हैं, गंगवार बोल रहे हैं, कोइरी बोल रहे हैं। आप खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो आपको प्रॉम्प्ट नहीं किया है। बट ये कहीं न कहीं इस समय परिदृश्य में तो यही है सब पाठक जी। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि पीडीए समाज के जो बीएलओ कर्मी हैं, उनको जी। उनके साथ गलत व्यवहार कर रही सरकार। अब पाठक जी मैं इस मसले पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब आप मजबूर कर रहे हैं तो एक बात और सुन लीजिए। मजबूर हम नहीं कर लोग रहा हूँ, कम आप से ही कम कह रहे हैं, आप नहीं नाम गिना रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हम समाजवादी लोग पाठक जी धर्म को
व्यक्तिगत आस्था मानते हैं, राजनीति का माध्यम नहीं मानते। कल मैं कहीं किसी चर्चा पे बैठा था, तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिण पंथ की विचारधारा है, जानते हैं उन्होंने पाठक जी क्या पक्ष रखा? उन्होंने बोला है कि अवधेश पासी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है तो वो अपने आप भी आ सकते थे, जब ध्वज चढ़ाया गया। तो मैंने उनसे कहा कि बरखुरदार, क्या आपको पता है कि आपके चंपत राय जी जो कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो निमंत्रण पत्र भेजे हैं, वो नंबर्ड हैं, सीरियल नंबर है उनके ऊपर, और उस सीरियल नंबर को लेकर के आप व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का कुछ डेटा भेजते हैं, फिर आपको एक क्यूआर कोड आता है और वो क्यूआर कोड लेकर के आपको अयोध्या जाना है, और जब वो गेट जहाँ पे मैग्नेटिक जहाँ पे आपकी जाँच होती है, आपको उस क्यूआर कोड से एंट्री मिलती है। तो जानते हो उन्होंने क्या बोला? अरे वो ट्राई कर लेना चाहिए था, अवधेश पासी जी वहाँ सांसद हैं तो लोग अलाउ ही कर देते। और नहीं तो आज ही जाना क्या ज़रूरी है क्या? कल चले जाएँ, कल से तो मंदिर खुला हुआ है। तो जानते हैं पाठक जी, जो मैंने कहा, मेरे जवाब पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मनु महाराज की जो व्यवस्था है, उसमें हम लोगों के यहाँ है कि शादी-ब्याह में पजारू लोगों को निमंत्रण पत्र नहीं देते हैं। जब शादी का खाना-पीना खत्म हो जाता है, तो वो कोने पे बेचारे बैठे रहते हैं, उनको इशारा करके बुलाया जाता है कि आ जाओ इधर, और फिर उनको खाना परोसा नहीं जाता है। ऊपर से ऐसे करके उनके बर्तन में या पल्लू में रोटियाँ या पूड़ियाँ इस तरह से डाल दी जाती हैं कि जाओ ले जाओ, कुछ बचेगा तो कल सुबह ले जाना। तो अवधेश पाठक जी का निमंत्रण और पजारू को बची हुई पूड़ियाँ, इसमें एक ही कॉमन है पाठक जी, दलित हैं, द्रवित हैं, पीडीए हैं, तो उनको निमंत्रण पत्र का हक नहीं है। और जानते हैं ये कौन अवधेश पासी जी की बात कर रहा हूँ पाठक जी? 10-10 लाख रुपए बीघा की जमीन शासन के नेताओं ने, अधिकारियों ने रजिस्ट्री करा के 24 घंटे के अंदर राम मंदिर न्यास को 1 करोड़, 1.5 करोड़ में ट्रांसफर की हैं। 24 घंटे में 10 गुना। भगवान राम ने तय किया, इनको सजा देनी होगी। तो जो शबरी का बेर जब उन्होंने खाया था, उसी प्रस्तावना के तौर पे उन्होंने अवधेश पासी जी को अयोध्या का नेतृत्व दिया और बोला जो लोकतंत्र का राज दरबार है, जो दिल्ली में सस्ता है, जो लोकसभा है, हम उस दरबार में अयोध्या से अवधेश पासी जी को भेजेंगे। तो जनता के चुने हुए सांसद के प्रति जो निमंत्रण की भावना दक्षिण पंथ की है, आप कल्पना कीजिए, वो तो अवधेश पासी जी तो सांसद हैं। एक लेखपाल और बीएलओ की, एक माध्यमिक शिक्षा की, एक बेसिक टीचर की क्या हैसियत है इस सरकार में पाठक जी? ये सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक पीडीए के लिए सामाजिक न्याय नहीं होगा, जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगा, तब तक इस तरीके से अत्याचार, शोषण नहीं रुकेगा। जी पाठक जी। चलिए सर, आपने बड़ी संपूर्ण जानकारी दी और फिर किसी और चर्चा पे आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद पाठक।